ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले सेशन में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बेसिक पॉइंट्स कवर किए थे। मैंने आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में से ये बताया था कि मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम की क्लॉजेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। वी हैड मेड नोट्स, तो वो नोट्स आपको क्विक रिविजन के लिए काम में आएंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो आज अभी हम टेक्स्ट बुक में से इसको रीड करेंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे एंड हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्लॉज मेमोरेंडम का, विच इज द नेम क्लॉज। मैं आपको और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। चल रीड कर लेते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक द बेसिक्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले भी ये बताया था दैट प्लीज डोंट कंपेयर योर बुक विद माई सॉफ्ट कॉपी। ये मत सोचो मैम आपके तो ये एंड में दिया हुआ है, हमारा तो ये मिडिल ऑफ द पेज से स्टार्ट होता है, क्या हमें पुरानी बुक है, क्या ये लेक्चर्स पुराने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में कभी कभार मेरी स्पेसिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है इन द ऐप दैट आई एम यूजिंग एंड मैं थोड़ी गैप्स रखती हूँ ताकि मुझे लिखने की जगह मिले वहां पर। बहुत कुछ मैं एक्स्ट्रा भी ऐड करती रहती हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि मैम आप जहां पर आपका वो प्रिंटेड है ना, हमारे यहाँ पे वैसा प्रिंटेड नहीं है। प्लीज ये न्यू रिकॉर्डिंग्स हैं आपके लिए। जो बुक मैं यूज कर रही हूँ आपको भी वही प्रिंटेड फॉर्म में दिया, हर एक सेंटेंस मैच करेगा, सिर्फ थोड़ा ऊपर नीचे स्पेसिंग स्पेसिंग का ही फर्क है। कई बार हम जो पेपर ऐड करते हैं आपकी बुक में, जैसे जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर ऐड करते हैं, उसकी वजह से एक आधा पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए प्लीज डोंट कंपेयर द स्पेसिंग। हाँ, हर एक सेंटेंस जो मेरे सॉफ्ट कॉपी में है वो आपके बुक में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है, अभी आप मेरे साथ नोट्स बनाओ, आई विल गो स्लो, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। फंडामेंटल मतलब यस, दे आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है। आपको अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो फाइल करना ही पड़ेगा विद आरओसी। सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब मैंने भी मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो नेम के बाद इमीडिएटली मैं बैठ गई थी मेरा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को फाइनल करने के लिए। अब नाम आ गया तो वो सब मैंने मेरे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में नाम एंटर किया, फिर मैंने थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए। जब मैं अपलोड करने जा रही थी तो मैंने जो वो फॉर्म रहता है ना, उसमें आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अपलोड करने पड़ते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो तुरंत हमारा काम चालू हो गया ऑन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करने जा रही है उसे ये डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करने ही पड़ते हैं। सो दीज आर फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब दीज आर बेसिक डॉक्यूमेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड बाय एवरी कंपनी। मेमोरेंडम क्या बताता है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? चलो एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है बताओ? मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है। व्हाट, ये जो क्वेश्चन है वो यहां पर आंसर किया है, व्हाट कैन अ कंपनी डू। अच्छा, ये काम अब कैसे करना है ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो ये काम अब कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन, इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको आर्टिकल्स में। मेमोरेंडम बेसिकली डिफाइंस, आप मेरे साथ साथ लिखो, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी क्या काम कर सकती है, हमने उसको क्या पावर दी है, तो वो डिफाइन करता है। जैसे सी फॉर एग्जांपल कि मेरी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो कंपनी सिर्फ गारमेंट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकती है, क्या वो टायर बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि उसका मेमोरेंडम उसको टायर बनाने की परमिशन ही नहीं देते। वो तो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे गारमेंट बनाने की ही परमिशन मिली हुई है। तो मतलब मैम ये सब क्यों देना पड़ता है? व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट दैट अथॉरिटी? ये पावर क्यों देनी पड़ती है कंपनी को? अब कंपनी जो है इट इज ओन्ड, कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। अब ये स्टेज पे तो हमको डिफरेंस भी मालूम पड़ गया है कि वो उन्हें शेयर होल्डर्स नहीं बोलना चाहिए, हमें सही तरीके से उन्हें मेंबर्स बोलना चाहिए। ओनरशिप मेंबर्स के हाथ में होती है, लेकिन क्या मेंबर्स वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं? क्या मेंबर्स वो पैसा यूज कर रहे हैं? नहीं करते हैं ना। तो कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
तो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली मैनेजिंग द कंपनी, तो ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। अब ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन मैनेजमेंट कोई और ही करता है। तो हमें उनको बताना पड़ेगा ना कि तुम्हें किस तरीके से कंपनी को मैनेज करना है, कि तुम कंपनी का पैसा कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हो। देखो, बाकी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस हो गया या फिर पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, तो प्रोप्राइटरी बिजनेस में प्रोप्राइटर खुद उस बिजनेस में इन्वॉल्व है कि वो खुद के लिए क्या रूल्स बनाएगा। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं, वो खुद ही बिजनेस को चला रहे हैं, तो अपने लिए क्या रूल्स बनाएंगे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी इज ओन्ड बाय द मेंबर्स, लेकिन उसको चलाता कोई और है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मेंबर्स विल हैव टू गिव सर्टेन पावर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि देखो डायरेक्टर्स, तुम सिर्फ यही काम कर सकते हो और तुम हमारा पैसा बस यहीं पे यूज कर सकते हो। ये रूल्स रेगुलेशंस तुम्हें फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीजें हम बताते हैं तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर वो पर्सन जो ओनर है वो खुद ही मैनेज कर रहा है, तो इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है हमें। लेकिन अगर ओनरशिप एक के पास, लेकिन मैनेजमेंट किसी और के पास है, तो फिर हम उनको अनलिमिटेड पावर्स तो नहीं दे सकते कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसा बिजनेस करना है, जहां पर पैसा डालना है तुम देख लो। हम कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड पावर्स नहीं देते हैं। तो इनकी जो पावर्स हैं वो डिफाइन की गई हैं इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम बेसिकली इन पावर्स को डिफाइन करता है कि तुम क्या काम कर सकते हो। अब अगर मुझे उन पे रिस्ट्रिक्शंस डालनी है या मुझे रूल्स बनाने हैं, तो ये सब लिखा होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अब मैंने पावर डिफाइन तो कर दी, मतलब मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर तो दे दी, लेकिन मैं उनका कभी भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं दूंगी। मैं उन पे रूल्स बनाऊंगी, रिस्ट्रिक्शंस डालूंगी, उनको बताऊंगी कि तुमको ये प्रोसीजर फॉलो करना है ये काम करने के लिए। वो सब लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेंबर्स ने कंपनी को बोरोइंग की पावर दी है, ठीक है। ये लिखा है हमने हमारे मेमोरेंडम में कि भाई तुम बोरो कर सकते हो, क्योंकि तुम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट में हो, तुम मैन्युफैक्चरिंग में हो, तुमको पैसों की जरूरत है, तुम बोरो कर सकते हो। मेंबर्स बोलते हैं डायरेक्टर्स हम तुम्हें पावर देते टू बोरो। लेकिन क्या हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अनलिमिटेड पावर्स दे सकते हैं? नहीं। तो हम बोलते हैं कि देखो, तुम्हें ये रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स और हम रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकते हैं ऑन बोरोइंग। तो देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुमको हमने बोरोइंग की पावर तो दी है, लेकिन तुम्हें बोरो करने के लिए इन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैम, क्या ये लॉ बताता है? नहीं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो इंटरनल, मेमोरेंडम नहीं, लेकिन मैं आर्टिकल्स बोल सकती हूँ कि लॉ नहीं बताता है। कंपनी अपने आर्टिकल्स और अपने रूल्स खुद के लिए खुद ही बनाती है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स और रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं, और ये लॉ ने, ये कंपनी अपने लिए खुद ही बनाती है। ये मेरे रूल्स है, तुमको ये फॉलो करने हैं डायरेक्टर्स, तुमको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। मैन, कैन वी गो अगेंस्ट द लॉ? नहीं, हमको लॉ के दायरे में रहते हुए आर्टिकल्स में रूल्स बनाने हैं। अच्छा, कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोरोइंग पावर तो दे दी, लेकिन उन्होंने आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर तुम्हें बोरो करना है अप टू ₹5 करोड़, ठीक है, अगर तुम्हें 5 करोड़ तक बोरो करना है, तो तुम एक बोर्ड रेजोल्यूशन से पास तो तुम एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बोरो कर सकते हो। तुमको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बोर्ड को कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ना, वरना हर चीज के लिए अगर वो मेंबर्स के पास आने लगे तो फिर मेंबर्स बोलेंगे यार हम ही मैनेज कर ले कंपनी, तुमको क्यों दी हुई है। तो कुछ पावर्स हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देने पड़ते हैं। तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा है कि तुमको अगर 5 करोड़ तक बोरोइंग करनी है, तो तुम ये बोर्ड रेजोल्यूशन से बोरो कर सकते हो। लेकिन इफ यू वांट टू बोरो बियॉन्ड 5 करोड़ रुपी, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी इन द जनरल मीटिंग। मतलब अगर 5 करोड़ से ज्यादा तुमको बोरो करना है, तो तुमको हमारे पास आना पड़ेगा, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इन दिस केस हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दी, और ये रिस्ट्रिक्शन हमने कहां पर डाली? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। हमने कहा कि अगर तुमको 5 करोड़ तक बोरोइंग करनी है, तो तुम बोर्ड रेजोल्यूशन से काम कर सकते हो। उससे ज्यादा करनी है, देखो रिस्ट्रिक्शन डाल दी, उससे ज्यादा करनी है, तो फिर तुम्हें हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी बाय कॉलिंग अस इन द जनरल मीटिंग एंड पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इस तरीके से हम उन पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। मैम, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 7 करोड़ रुपीस बोरो कर लिए विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स, तो फिर क्या होगा? अगर वो अपनी पावर्स एक्सीड कर लेकर मेंबर्स को भी नहीं पूछते हैं। हमने ये पढ़ा ना
What if you're exceeding the powers given in the memorandum or articles? Yes, then the act is considered ultra vires. Okay, ये आगे भी हम जाके पढ़ेंगे. ओके, तो मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है बताओ? मेमोरेंडम डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर ऑफ द कंपनी. कंपनी क्या काम कर सकती है, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर्स. लेकिन वो काम कैसे करना है, और द रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, रिस्ट्रिक्शंस, ये लिखा होता है आर्टिकल्स. अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देती हूँ, ये भले आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन आगे जाके लाइफ में, आर्टिकलशिप में आपको अगर ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो फिर वो शो ऑफ करने के काम आती है ना. नाउ द वर्ड मेमोरेंडम इज डिफाइंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेमोरेंडस. ठीक है, मेमोरेंडस का मीनिंग क्या होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पर, टू बी रिमेम्बर्ड. ओके, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेमोरेंडस विच मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड. अब जब हम आर्टिकलशिप में जाएंगे ना तो आपको मेमो वर्ड ये आ जाएगा. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमो? मेमो मतलब कि किसी को याद दिलाना. ठीक है, अब ना मुझे ऐसे ही अपने आर्टिकलशिप का एक किस्सा याद आ गया. हम एक कंपनी की ऑडिट करने गए थे, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहां पर ना एक इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम था. एंड उसमें क्या होता था कि हर एक के पास एक आईडी दिया जाता था और उसके पीसी में एक चैट बॉक्स जैसे आता था. तो अगर सपोज मुझे किसी और के साथ कम्युनिकेट करना है तो मेरे को बस उसका नाम या जो उसका आईडी है वो डालना है और मैं अपने मैसेजेस उसको भेज सकती हूँ. जैसे आजकल हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो टाइम पे जब मैं आर्टिकलशिप करी तभी व्हाट्सएप नहीं था. भाई मेरी एज गेस करने की कोशिश मत करो और ऐसे मत सोचो मैं आप कब आर्टिकलशिप कर रहे थे, इतना पुराना, तभी व्हाट्सएप नहीं था. हाँ भाई, हमारे टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, तो स्मार्टफ़ोन्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था. अच्छा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए हमको ना पीसी में उन्होंने चैट बॉक्सेस दिए हुए थे. तो सपोज़ मुझे किसी को मैसेज भेजना है तो मैं चैट कर सकती हूँ. अच्छा, वो तो कैजुअल हो गया ना, लेकिन अगर मुझे किसी को रिमाइंडर भेजना है कि भई तुमने मुझे बोला था फाइल दोगे तो रेडी है क्या? तो मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, मुझे उसको रिमाइंड करवाना है. तो हम वो चैट बॉक्स में भेज देते थे. तो इसी वो एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीका था येस ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा फॉर्मल तरीका यूज़ करना है, देन यू कैन गो फॉर मेमो. आप एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हो, सबको बोल सकते हो देखो ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, आप बस इसको क्लिक करो, इसको फिल करो और आगे हम ये आईडी देते हैं एम्प्लॉइज़ को, उनको सेंड कर दो. तो ये जो मेमो है वो एक तरीके का रिमाइंडर है कि भई तुमने गुड्स ऑर्डर किए ना? अच्छा, तुम मुझे ये फ़ाइल देने वाले थे, रेडी है मैं लेने आ जाऊँ? तो इस तरीके से मेमोज़, और हम भी वो यूज़ करते थे. लाइक मुझे अगर क्लाइंट को किसी को रिमाइंड कराना है, तो कौन ईमेल लिखेगा यार, इतना फॉर्मल रहता है वो. ये क्या इमीडिएटली उसके पीसी में राइट हैंड साइड पे फ्लैश हो जाता था. तो हम बोलते थे सर इज़ दिस फाइल रेडी? ओके, तो फिर लेने आ जाते हैं. फाइल ट्रांसफर भी हो जाती थी. तो किस तरीके से हम देखो उनको याद दिला रहे हैं कि आपने ये प्रॉमिस किया था, आपकी फाइल रेडी है क्या? या ये देखो ये कम्युनिकेशन है. वो मुझे याद है एक बार ना मेरी सीनियर मेरे बाजू में बैठी थी और मेरी फ्रेंड मेरे सामने बैठी थी और लंच टाइम हो रहा था. तो उसका मैसेज आया मुझे वो चैट बॉक्स पे, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, व्हेन कैन वी गो फॉर लंच? और मेरी सीनियर वहीं पे बैठी हुई है और मैंने स्क्रीन जस्ट ऐसे ना टिल्ट करके फिर उसका मैसेज पढ़ा और यानी कि लेट द रिव्यू गेट ओवर देन वील गो फॉर लंच. तो मुझे सडनली वो किस्सा याद आ गया कि हम वो चैट बॉक्स पे कितना मजा भी करते थे. ऐसे ही रैंडम मैसेजेस भेज दिए और यू नो वी यूज्ड टू जस्ट चैट. कभी बोर हो रहा है, सीनियर बाजू में बैठा है, अभी उसके सामने तो गप्पे नहीं मार सकते, चैटिंग नहीं कर सकते, तो हम वो चैट बॉक्स में करते थे. तो जो मेमोरेंडम था, जो मेमो था, उसका हम आर्टिकल्स ऐसा भी यूज़ करते थे कभी-कभी. ओके, तो मेमोरेंडम मतलब टू बी रिमेंबर्ड, मतलब किसी को याद दिलाना, रिमाइंड करवाना. ओके, इसको ना आप बोल सकते हो कि ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीका है किसी को भी कुछ रिमाइंड कराने के लिए. एक मिनट मैं जस्ट चेक कर लूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं. आपको पता है मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरी स्क्रीन ही चेंज नहीं हो रही थी. मेरी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है और स्क्रीन एकदम स्टैटिक थी और मैं बोलती जा रही हूँ 1.5 घंटा और ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बोलो. तो आजकल मुझे ना बहुत जैसे टेंशन हो जाती है कि यार इतना लंबा-लंबा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और फिर बाद में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. तो फिर वापस करना पड़ रहा है मुझे ये. कोई बात नहीं, एनीवेज़ अभी तो आदत हो गई है, वही चीज़ बार-बार, बार-बार हम लोग बोलते रहते हैं, अभी तो पूरा बाय हार्ट हो गया है ऐसे लग. ठीक है, चलो कहाँ पे थे हम? येस, लेट अस डिफाइन मेमोरेंडम. मैं क्या हमको मेमोरेंडम की डेफिनिशन लर्न करनी है क्या? ये एग्ज़ाम में आने वाला है? मुझे नहीं लगता कि ये इंटर लेवल के एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन हाँ, आपको पता तो होना चाहिए कि अगर आ गई डेफिनिशन तो आपको लिखनी है. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डेफिनिशन लिखने वाला है या कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको ये लिखनी पड़ेगी.
मेमोरेंडम की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 56 में इसको डिफाइन किया गया है। मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of a company which is originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law of this act. Originally framed मतलब क्या? Memorandum which was filed at the time of registration of the company, at the time of incorporation of the company and altered from time to time. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो मेमोरेंडम आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फाइल किया था, वो वैसे ही रहने वाला है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। नहीं, कितनी सारी ऑल्टरेशंस होती रहेंगी। तो जो भी आप ऑल्टर कर रहे हो दैट इज ऑल्सो द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। तो जो ओरिजिनली फ्रेम किया था वो प्लस विच इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू, मैं आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की है तो जो ओरिजिनली फाइल किया था वो ले लो, और अगर ऑल्ट्रेशन करते जा रहे हो तो जो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम है वो देख लो। मैंने तो ऐसा भी एक मेमोरेंडम देखा हुआ है, वही सेम कंपनी जिसकी मेमो की बात कर रही थी ना मैं, चैटिंग वाली, वही सेम कंपनी में हम गए थे कुछ ऑडिट करने के लिए। तो मेमोरेंडम देखना था कि हाँ भाई ये तुमने ऑल्ट्रेशन किया है क्या मेमोरेंडम में, आपके मिनट्स में तो ये लिखा हुआ है। तो मैं गई थी, मैंने बोला कि मेरे को मेमोरेंडम भी दिखाओ, मिनट्स में लिखा था ऑल्ट्रेशन की, आपने वाकई में किया है क्या? तो उन्होंने जो मेरे को मेमोरेंडम की कॉपी दिखाई, वहां पर ना उन्होंने पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ना एक स्लिप ऑफ पेपर लगा दिया था और उसके ऊपर ऑल्टर्ड टर्म लिखी हुई थी और उसके नीचे ओरिजिनल वाली थी। मतलब प्रिंटेड जो था वो तो ओरिजिनल टर्म्स थी, फिर उसके ऊपर एक ऐसे पेपर की स्लिप उन्होंने चिपका दी थी, उसको फोल्ड कर दिया था कि अगर आपको जो पुरानी प्रोविजन है वो देखना है तो वो देख लो, और जो नया हमने ऑल्टरेशन किया है वो पढ़ना है तो वो पढ़ लो। तो मुझे अभी भी याद है वो मेमोरेंडम मैंने देखा था और उसके ऊपर ऐसे स्लिप उन्होंने लगाई हुई थी जहां जहां पे उन्होंने ऑल्टर किया है, जैसे साइड में गम लगा के ऐसे पतली सी स्ट्रिप जैसे ना, वहां पे लिखा हुआ था कि ये ऑल्टर्ड टर्म्स हैं। मुझे याद है वो। तो ओरिजिनली फ्रेम प्लस विच इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। तो ये मेरा एक कीवर्ड हो गया कि ये एक कंपनी का चार्टर है। चार्टर का मतलब क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर। तो ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है एंड ऑल्सो डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर्स विद विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ओनरशिप किसी और के हाथ में होती है, मैनेज कोई और ही कर रहा होता है, तो हमें उसको पावर देनी पड़ती है कि तू सिर्फ यही काम कर सकता है। एक लिविंग पर्सन को ये बताना पड़ता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन को बताना पड़ता है कि तुम सिर्फ यही काम कर सकते हो। और वो हम कहां पर बताते हैं? इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक लिविंग पर्सन कुछ भी काम कर सकता है। आई कैन वॉक ऑन द रोड, आई कैन जम्प, डांस, सिंग ऑन द रोड, बट आई कैन नॉट किल अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड। तो एक लिविंग पर्सन को बताना पड़ता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी को बताना पड़ता है कि तुम सिर्फ यही काम कर सकते हो। और वो हम कैसे बताते हैं? थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है ना, दैट इज कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अगर तुम्हारी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो तुम सिर्फ गारमेंट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो, टायर नहीं बना सकते। तुम्हारा मेमोरेंडम टायर बनाने की परमिशन नहीं देता है, तो अगर ये मेमोरेंडम में कवर्ड नहीं है तो ये कहां पर कवर्ड है? ये कवर्ड होगा अल्ट्रा वायर्स में। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, 100 रुपीज पे करो और आप कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल, स्पेशल रेजोल्यूशन ये देख सकते हो। तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप मानोगे नहीं, आरओसी का जो ऑफिस होता है दैट इज अ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस मतलब क्या? जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आरओसी के पास फाइल किए हैं, आपको अगर इंस्पेक्ट करना है, कोई भी आम जनता में से किसी को भी इंस्पेक्ट करना है, जाओ एमसीए की वेबसाइट पे 100 रुपीज पे करो एंड आप वो कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, जो भी रेजोल्यूशन है, वो एक टाइम पीरियड देता है। वो टाइम पीरियड में आपके पास वो अवेलेबल है, मतलब इतने टाइम तक आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आरओसी का ऑफिस है दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक ऑफिस। डॉक्यूमेंट्स है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। ये लिखा हुआ है सेक्शन 399 में। और ये तो फिर बहुत गड़बड़ हो गई। इसका मतलब है कि आपको अगर कंपनी के साथ डील करना है तो आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पढ़ के जाना चाहिए था, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। Yes, this is nothing but the doctrine of absolutely right. क्या brilliant आंसर दिया आपने, doctrine of constructive notice. Therefore, every person who is entering into contract with the company is presumed कि भाई हम तो assume करके चल रहे हैं। presume का मतलब क्या होता है? हम तो assume करके चल रहे हैं कि यार तुम तो पढ़ के ही आए हो। This is the doctrine of constructive notice.
ओके, दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नॉलेज जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, नॉलेज जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक एक्सप्रेस्ड और दूसरी प्रिज्यूम्ड। मैम प्रिज्यूम्ड मतलब इम्प्लाइड, अंडरस्टूड, कि भाई हम तो मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, इसको तो पता ही होगा। एक्सप्रेस नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको एक्सप्रेसली बता रही हूँ कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये इंटरप्रिटेशन है। प्रिज्यूम मतलब मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको पता है, जैसे वॉइड, वॉइडेबल, ये मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगी, ये मैं अज्यूम कर लूंगी कि भाई आपको तो पता ही होगा। तो जो एक्सप्रेस नॉलेज होती है वो वर्ड्स में दी जाती है, ओरल हो गए या राइटिंग में हो गया। लेकिन जो ये प्रिज्यूम्ड नॉलेज है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार तुमको तो पता ही होगा। दिस इज नथिंग बट द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो प्रिज्यूम्ड नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? अगर प्रिज्यूम्ड नॉलेज है तो क्या बोलते हैं? इट इज कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। मैम ये डॉक्ट्रिन क्या होता है? नाउ ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, ऐसा कोई सेक्शन, कोई प्रोविजन, कोई रूल नहीं मिलेगा आपको। बस ये सालों सालों से जजेस, किसी ने जजमेंट दे दिया, फिर आगे के जजेस ने भी वही फॉलो किया, वो फॉलो होता चला आ गया, ये एक डॉक्ट्रिन बन गया। ठीक है, तो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। बड़ा नेगेटिव डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब है कि जब हम किसी के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके शेयर्स खरीद रहे हैं, हाँ तो भाई आपको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए। आप जब किसी कंपनी के शेयर्स भी खरीदने जाते हो तो आपको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए कि भाई आपका पैसा कंपनी कैसे यूज करने वाली। मैम स्टॉक मार्केट से अगर खरीदने जाते तो भी मेमोरेंडम पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, स्टॉक मार्केट में तो क्या ट्रेडिंग हो रही है ना। जब कंपनी आईपीओ, एफपीओ, मतलब पहली बार जब कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से आईपीओ में या एफपीओ में फर्दर पब्लिक ऑफर करती है, तो तभी आपको मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए कि आपका जो पैसा है कंपनी वो कहाँ और कैसे यूज करने वाली है। तो भैया आपको भी पढ़ना चाहिए, हम पढ़ते नहीं है, वो गलत बात है। जब भी आप कोई कंपनी के आईपीओ में या एफपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो प्रोस्पेक्टस तो पढ़ो, मेमोरेंडम भी आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। If the company enters into a contract or trades in any business which is beyond the powers conferred by the memorandum, conferred matlab given by the memorandum, then that act is ultra vires and it is void. Ultra vires का meaning क्या होता है? Beyond the powers. Yes. तो beyond the powers और उसका Latin phrase है ultra vires. तो इसका मतलब है कि अगर एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टायर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो मैम आप बोल रहे हो दैट द कंपनी इज नॉट लायबल, ये वॉइड हो जाएगा। यस, द कंपनी इज नॉट लायबल, मतलब थर्ड पर्सन कंपनी से पैसे नहीं ले सकता। तो फिर किससे लेगा? ये जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑफिसर्स हैं, दे शैल बी पर्सनली लायबल। तो ये केस में क्या हो रहा है? एब्सोल्युटली राइट, कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड। कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड। तो ये डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, ये लोग लायबल होंगे, कंपनी लायबल है। मतलब थर्ड पर्सन कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले ही नहीं सकती। ये डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, मेंबर्स, जिसने भी ये काम किया है, दे शैल बी लायबल, कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड। अच्छा, it is mandatory, compulsory for every company to have a memorandum which defines the scope of operation. Memorandum is one of the main documents. Main documents मतलब this is the fundamental documents required to register a company. उसके बिना registration होगा ही नहीं, incorporation होगा ही नहीं। The purpose of memorandum of association. Memorandum के बारे में ही पढ़ेंगे अभी। दो पर्पसेस है, एक रिस्क ओरिएंटेड एंड द अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमने पढ़ा था। रिस्क ओरिएंटेड क्या होता है? रिस्क ओरिएंटेड मतलब कि जब भी शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भैया आप देख लो कि आपका जो पैसा है वो कहाँ और कैसे यूज होने वाला है। जैसे अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो हाउसिंग में इन्वेस्ट करने वाले हैं या वो कमर्शियल स्पेसेस बनाने वाले हैं, उनका प्रोजेक्ट कहाँ पर है, जानकारी होनी चाहिए आपको। आपका पैसा कहाँ यूज होने वाला है, कौन सी फील्ड में, क्योंकि हर फील्ड का रिस्क अलग है।
जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एफएमसीजी में है, फास्ट मूविंग गुड्स में, उसका रिस्क अलग है। जो कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रही है उसका रिस्क अलग है। हर कंपनी का रिस्क अलग होता है। तो आप देख लो, आप इतना रिस्क लेना चाहते हो क्या? द अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये आउटसाइडर्स के लिए है कि भाई देख लो कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो क्या वो कंपनी का ऑब्जेक्ट अलाउ करता है। अगर आप एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो उसका मेमोरेंडम देखो, वो सिर्फ गारमेंट्स बनाने की ही परमिशन दे रहा है। आप उसको अगर टायर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करो जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है तो फिर आपको कंपनी से पैसे नहीं मिलेंगे। प्लीज आप ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट करना। सो द अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो टायर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये नहीं कर सकती थर्ड पर्सन, ये तुमको पता होना चाहिए। So it enables the third persons who are dealing with the company to know with certainty whether the contractual relation which they want to establish is within the corporate objects or not. तुम जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो क्या वो कंपनी का मेमोरेंडम उसको करने की परमिशन देता है, ये जरा चेक कर लो। Okay, so that was the basic introduction of memorandum and articles of association. अब एक एक क्लॉज को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको सारे कंटेंट्स लाइन से एक्सप्लेन करने, पता नहीं आज तक तो आया नहीं है। हाँ, हर एक क्लॉज पे इंडिविजुअली थ्योरी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू कुछ भी आ सकता है। तो कंटेंट्स देख लेते हैं विच इज गिवन इन सेक्शन 4। ये सेक्शन 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कंटेंट्स का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको यहाँ पर सेक्शन 4 जो है वो आपके एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बहुत सारे क्लॉजेज हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, फिर आ जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये सब हमने देखा था। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज एक्सेट्रा। अब ये जो क्लॉज वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही है जो आपने डेफिनेशंस में पढ़ा था। यस, ये जो क्लॉज वर्ड है इसका बिल्कुल वही मीनिंग है जो आपने डेफिनेशंस में पढ़ा था। डेफिनेशन में हमने देखा था कि हर एक डेफिनेशन अलग है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए सबसेक्शन यूज ना करते हुए हमने क्लॉज वर्ड का यूज किया था। क्लॉज मतलब क्या? एक डेफिनेशन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करता है। हम पढ़ने वाले हैं नेम से रिलेटेड प्रोविजंस, रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड प्रोविजंस, फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोविजन। क्या ऑब्जेक्ट के जो प्रोविजंस है वो नेम से रिलेटेड है या फिर वो रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड है? नहीं, हर एक जो क्लॉज है वो कुछ नए प्रोविजंस की बात कर रहा है, इसीलिए हमने क्लॉज वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो नेम क्लॉज ये सिर्फ नाम के बारे में बताता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज तो मतलब ये सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रोविजंस बताता है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनको कंपाइल करके हमको एक साथ मिल जाता है द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। तो कंटेंट्स मतलब इन सारों को हमने जोड़ दिया, लेकिन हर एक जो क्लॉज है वो अलग प्रोविजंस की बात करता है, इसीलिए क्लॉज वर्ड यूज किया है। ठीक है, नेम क्लॉज मैंने एक छोटा सा क्विज बनाया है आपके लिए, देखते हैं कि आप वो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। मुझे पक्का पता है कि आप तो आंसर करोगे और बहुत करेक्टली और अच्छे से आंसर करोगे। चलो ठीक है। एज पर सेक्शन 4 एवरी कंपनी shall use this at the end of the name। अब हम नेम क्लॉज पढ़ रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले वो जान लेते हैं। नाउ देखो, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो सबसे पहले मुझे उसका नाम रखना पड़ेगा। अरे वो छोड़ो, कंपनी इज नॉट द इनकॉर्पोरेशन इज नथिंग लाइक द बर्थ ऑफ द कंपनी, इट्स लाइक बर्थ, राइट? अब जब कोई भी चाइल्ड पैदा होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका नाम ही रखते हैं ना। आपको मैंने अगर एक पेन दे दिया, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्क्रिबल करोगे, कुछ डूडल बना दोगे, सन बना दोगे, ऐसे लाइंस कर दोगे। लेकिन एक बार अपना नाम लिख के देखोगे ना जरूर। ऐसा होता है ना, लेकिन मुझे तो कोई भी पेन देते हो तो मैं तो अपना नाम लिखूंगी, फिर मैं मेरे बेटे का नाम लिख के देखती हूँ। तो जब भी कोई पेन दे देता है या फिर हम किसी की बात करते हैं या आप किसी को मिलते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो, हाय आई एम। यस, हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम अपना नाम बोलते हैं। तो इसीलिए मेमोरेंडम का सबसे पहला क्लॉज ही है नेम क्लॉज। अच्छा, अब एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 4 क्या बोलता है, एवरी कंपनी शैल यूज एट द एंड ऑफ इट्स नेम। पहले सुन लो, समझ लो, फिर लिख लेना, लिखने की घाई मत करो। ठीक है, सुनो। अच्छा, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम में क्या आएगा बताओ। हम बहुत सिंपल है, इसके नाम के आगे हम लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड।
इंक थोड़ी सी बोल्ड करती हूँ, प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने ऐसे नहीं लिखा, आपने ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अगर पब्लिक कंपनी हुई तो मैम हम लिमिटेड लिखेंगे वहां पर। वेरी गुड, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो, इट्स ओके। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी, क्या उसको कंपलसरी है अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना है? नहीं मैम, ये तो एक प्रिविलेज दी गई है। यू नीड नॉट राइट द वर्ड लिमिटेड। अब तुमको लिखना है तो लिखो, लेकिन यू नीड नॉट राइट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। ये एक प्रिविलेज दी गई है हमने। ओके, सो यहाँ पर नो सफिक्स इज रिक्वायर्ड। हम सफिक्स क्या होता है? सफिक्स मतलब नाम के बाद में लिखना, सफिक्स मतलब बाद में आता है, प्रीफिक्स मतलब पहले आता है। नो सफिक्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर आपने सफिक्स नहीं लिखा है, लाइक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या आता है उसके नाम में? तो उनके नाम में हम लिख सकते हैं फोरम, फाउंडेशन, काउंसिल, फेडरेशन, एक्सेट्रा। लेकिन ये सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में ही लिख सकते हैं, बाकी को प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ऐसा लिखना है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को भी हम बोलते हैं कि देखो, अगर तुमको नहीं लिखना है ना तो इट इज ओके, तुमको भी ये प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। सो हियर ऑल्सो नो सफिक्स इज रिक्वायर्ड। ये भी एक प्रिविलेज दी गई है गवर्नमेंट कंपनी को, लेकिन इसमें हमारी एक शर्त है। You should not have defaulted in filing the financial statements under section 137, and you should not have defaulted in filing the annual return under section 92. तो ये अगर आपने नहीं फाइलिंग प्रॉपर की है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो फिर सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं। प्रोवाइडेड देयर इज नो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92। 137 बात करता है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और 92 बात करता है एनुअल रिटर्न। ओके, ओपीसी, ओपीसी अपना नाम कैसे लिखेगी? तो फिर लिखेगी ओपीसी ऐसे ब्रैकेट में, और लिख देंगे वहां पर प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी है, हमने पढ़ा था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल सनशाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो ओपीसी नाम में आना चाहिए इफ यू आर अ 1 पर्सन कंपनी। ओके, अच्छा, तो अभी आप लिख लो, वीडियो पॉज करो और ये लिख लो। लिख लिया? यस, टेबल बना के लिखा ना आपने, जैसे मैंने लिखा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। The memorandum of every company must state the name with the words limited और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो, सॉरी, और ये रहा, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपको आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ऐसा कंपलसरी नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। ओके, तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब प्रॉपर आपका फाइलिंग होना चाहिए। अच्छा, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको आपके अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है? सेक्शन 8 कंपनी। उन्हें ये प्रिविलेज किसने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। ठीक है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय लाइसेंस direct that a non-profit organization, yes, it may be registered as a company without writing the words limited or private limited at the end of its name। तो ये रही हमारी सेक्शन 8 कंपनीज। इनको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या लिख सकते हैं मैम? अब भी हमने लिखा, प्रैक्टिस करो। क्या लिख सकते हैं ये लोग? फोरम, फाउंडेशन, फेडरेशन, काउंसिल, एक्सेट्रा। बट यहां पर आप लिखो दिस इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है,
सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को हम ये अलाउ करेंगे। दिखा? अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप अपने कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे हो या फिर आप एप्लीकेशन कर रहे हो आरओसी को कि भाई मुझे ये कंपनी का नाम चाहिए, अवेलेबल है क्या, नेम अवेलेबिलिटी चेक करो। तो जब भी आप अपनी कंपनी का नाम सोच रहे हो, आपको ध्यान में रखना है दैट देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अब आरओसी तुम भी ध्यान रखना। तो ये जो प्रोविजंस है, ये कंपनी को भी बोल रही है कि देखो कंपनी, तुम जब भी अपने कंपनी का नाम डिसाइड करने जाओगे ना, आपको ध्यान में रखना है दैट इट इज नॉट कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट। और आरओसी तुम भी जरा चेक कर लेना कि जो भी नेम एप्लीकेशन आपके पास आई है, इट शुड नॉट कॉन्ट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। आपको भी इस एक्ट के प्रोविजंस पता होने चाहिए। आरओसी ध्यान रखना। It is necessary that the registrars are fully familiar with the provisions of this act। तो आरओसी तुम्हें भी ये एक्ट के प्रोविजंस पता होने चाहिए। मैम क्या आता है इसमें? एक्स्ट्रा है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं आपके लिए। एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। देखो नाम में ही इसका जो प्रियम्बल है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो छुपा हुआ है। एम्बलम क्या होता है? एम्बलम इस तरीके से होता है, जैसे एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो ये उसका एम्बलम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एम्बलम है। मैं एक तरीके का लोगो हुआ ना, जैसे कोई कंपनी का लोगो होता है, हाँ, तो ये उसका एम्बलम है। अच्छा, एक्ट एम्बलम को डिफाइन भी करता है। ये जो प्रिवेंशन एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 जो है, ये एम्बलम वर्ड को प्रॉपरली डिफाइन भी करता है। देखो, इट मीन्स एन एम्बलम, सील, फ्लैग, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी की फोटो, एज स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल, मतलब स्केड्यूल में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द स्केड्यूल वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे नाम हैं, ये कुछ ऐसे सील, लोगो बोल लो, एम्बलम बोलो, जो आप यूज नहीं कर सकते। तो देखो एक्ट का मतलब क्या हुआ। ये एक ऐसी एक्ट है विच इज प्रिवेंटिंग द इम्प्रॉपर यूज ऑफ दीज एम्बलम्स एंड ये एम्बलम्स, ये जो नाम है, ये कोई भी कंपनी या एलएलपी यूज नहीं कर सकती। जैसे मैं अपनी कंपनी के नाम में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकती। आई कैन नॉट गिव एन इंप्रेशन कि मेरी कंपनी इससे कनेक्टेड है। ये जो एम्बलम है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, आप कंपनी यूज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं यूज कर सकती बिकॉज इफ आई यूज दिस आई एम गिविंग एन इम्प्रेशन कि मैं WHO से कनेक्टेड हूं। कोई कुछ मेरा कुछ यहाँ पे, या तो उन्होंने इन्वेस्ट किया या मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। आप मेंबर्स को या पब्लिक को गलत इंप्रेशन दे रहे हो फिर। इसीलिए ये जो ऐसे कुछ एम्बलम्स है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लैग है, ये हम आपको यूज करने नहीं देंगे। तो ये एक्ट प्रिवेंट करता है इन एम्बलम्स एंड नेम्स के इम्प्रॉपर यूज को। वी आर प्रिवेंटिंग, वी आर स्टॉपिंग इम्प्रॉपर यूज ऑफ दीज एम्बलम्स एंड नेम्स। अच्छा, देख लेते हैं इसका प्रियम्बल क्या, मतलब ये जो एक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। टू प्रिवेंट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ सर्टेन एम्बलम्स नेम्स फॉर प्रोफेशनल एंड कमर्शियल पर्पस। तो प्रोफेशनल या कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल मतलब आप इसको यूज करके पैसा नहीं कमा सकते। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मेरी तो कंपनी है ना, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, आप प्लीज मुझे डोनेशन दे दो, मैं इसको लोगों की हेल्थ सुधारने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए यूज करूंगी। तो आप इस लोगो से अब पैसा कमाने देख रहे हो, नहीं, आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज ट्राइंग टू स्टॉप द यूज फॉर प्रोफेशनल एंड कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मतलब आप इसको अपने बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हो, हम नहीं अलाउ करेंगे। दिस इज द नेम, एम्बलम, ऑफिशियल सील ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी कंपनी में ये यूज नहीं कर सकते। मैंने जो पॉपुलर वंस है, जो हमको ऑलरेडी पता है, रिलेटेबल है, वो यहाँ पर लिखा है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। अच्छा, आप ये नेम, एम्बलम या ऑफिशियल सील ऑफ WHO यूज नहीं कर सकते। आप इंडियन नेशनल फ्लैग का पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं कर सकते अपनी कंपनी के नाम में। यू कैन नॉट यूज द नेम, एम्बलम, ऑफिशियल सील ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे होता है, गवर्नर स्टेट लेवल, दोनों नॉमिनल हेड्स है नेम से के लिए। तो ये देखो यहां पर ऐसे सील लगी हुई है, आप इसी का रिप्रेजेंटेशन अपने कंपनी में यूज नहीं कर सकते।
You cannot use the name or pictorial representation of Mahatma Gandhi or Prime Minister or Nehru or Shivaji Maharaj. तो ये आप अपने कंपनी के नाम में यूज नहीं कर सकते, ना तो नाम यूज कर सकते हो, ना उनकी फोटो यूज कर सकते। नेम ऑफ श्री सत्य साई आप ये भी यूज नहीं कर सकते अपनी कंपनी के नाम में। तो एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट में ये लिखा है कि हम क्या यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको लिखना है आप लिख लो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये वैसे भी एक्स्ट्रा नोट्स है। ये मैं दिखा देती हूँ, आपको नहीं लिखना तो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ समथिंग अबाउट रूल 8। रूल 8 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 जो नेम से रिलेटेड हमको रूल्स बताते हैं। अब रूल 8 में क्या लिखा है? रूल 8 बोलता है देखो कंपनी, तुम जो भी नाम रख रहे हो ना, इंश्योर करो दैट इट डज नॉट रिजेंबल द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। जैसे मुझे मेरी कंपनी का नाम रखना है रिलायंस फैंस लिमिटेड, ऐसी कोई कंपनी है नहीं, रिलायंस वाली तो है ना। आई कैन नॉट से रिलायंस फैंस करके तो कोई नाम नहीं है, नहीं, लेकिन रिलायंस तो है ना। इट इज नियरली रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। मैम फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, फिर रिलायंस ज्वेल्स भी तो है, वो लोग तो यूज कर रहे हैं। अब आपकी आर्ग्यूमेंट ये है, अच्छा चलो एक और नाम ले लेते हैं, रिलायंस जियो है, ठीक है, जियो मार्ट है, तो फिर ये लोग कैसे यूज कर रहे हैं? अब पहली बात तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज, यस, लेकिन है तो दोनों कंपनीज ना। इंडस्ट्रीज अलग कंपनी है, ज्वेल्स एक अलग कंपनी है, दे आर टू सेपरेट पर्संस इन द आईज ऑफ लॉ। तो ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं? ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो तो एक बात है। दूसरी बात, अगर आपकी कंपनी को किसी का नाम या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज करना है तो उनसे एक एनओसी ले लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, तो फिर आप वो कंपनी का नाम यूज कर सकते हो अपने अपने कंपनी के नाम में। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ठीक है आप रिलायंस वर्ड अपनी कंपनी के नाम में यूज कर सकते हो। वो भी ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा, अपने ग्रुप कंपनीज को ही देंगे ना। लेकिन मैम मुझे तो रिलायंस नाम बहुत पसंद है, ठीक है ट्राई कर लो, जाओ बोर्ड को बोलो एक रेजोल्यूशन पास करके एनओसी दे दे, वो दे देंगे तो यूज कर लेना। कौन देता है फिर ऐसे? तो रिलायंस वगैरह अगर आपको नाम यूज करना, उनकी ही कंपनी को करना है, तो बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करके एनओसी देता है, तो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो नाम है इट शुड नॉट रिजेंबल द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अब मैं वही एग्जांपल देती हूँ जो एक्ट में लिखा है, ठीक है। अब एक्ट में क्या लिखा है कि एक कंपनी का नाम है जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब मुझे नाम बहुत पसंद है जेके, जैसे पुरानी मूवीज में होता था ना जेके, तो मतलब ये बहुत ही ऐसा रिच नाम लग रहा है मुझे कि बहुत अमीर बिजनेस होगा या पर्सन होगा, मुझे तो यही नाम पसंद है। अब मैंने देखा ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, मुझे तो ये नाम नहीं मिलेगा। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला चल आइडिया करती हूँ, आरओसी को ना बुद्धू बनाते हैं। मैंने लिख दिया J.K इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरओसी बोलता है नहीं मिलेगा, इट इज स्टिल रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो J.K कर दिया मैंने। आरओसी बोलेगा भैया नहीं मिलेगा, इट इज स्टिल रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अच्छा, तो J&K ऐसा लिख दूं तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो J&K कर देता हूं। मैंने ना एंड वर्ड उधर डाल दिया, JK लिखो J&K लिखो तो सेम ही हुआ ना, नहीं मिलेगा। ठीक है मैम JNK कर दें, ये भी तो एंड हुआ ना, नहीं मिलेगा, ये नाम भी आपको नहीं मिलेगा। तो J&K, अच्छा एक साइन बना देते मैम ऐसा J&K, ये तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इट इज नियरली रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, आपको ये नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ और सोचते हैं फिर।
ये ना एक एक नाम है मेरे पास, सनशाइन लिमिटेड। मुझे ना ये नाम बहुत पसंद है, सनशाइन लिमिटेड। कितना हैप्पी नाम है ये। सनशाइन एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है यार, एग्जिस्टिंग है ना, फिर मुझे ये नाम नहीं मिलेगा। आइडिया करते हैं, मैंने उसके नाम के आगे लिख दिया न्यू सनशाइन लिमिटेड, अभी तो मिल जाएगा ना। लॉ बोलता है ये ऐसे न्यू, नव, मॉडर्न, ये सब ऐड करने से वो नाम कुछ नया नहीं हो जाने वाला है। इट इज स्टिल रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो न्यू, नव, मॉडर्न, ओम, जय, श्री, साईं, ये सब वर्ड्स ऐड करने करने से आपका वो नाम कुछ नया नहीं हो जाने वाला है। भैया ये सब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेंगे आपको। दो वर्ड्स मिक्स हो, ये सब नाम नहीं मिलेंगे। ओके ठीक है, कुछ और सोचते हैं। एक कंपनी का नाम है कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड। अरे वाह, वो कंपनी का ऑब्जेक्ट तो यहीं से मालूम पड़ जाता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स हैं। मुझे तो ये नाम बहुत पसंद है। चेंज कर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स। वाह, ये नाम तो बहुत बढ़िया है, मुझे ये नाम चाहिए। नहीं मिलेगा ना, इसको इंटरचेंज कर दूं तो बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। नहीं मिलेगा, आपने सिर्फ अदला बदली की हुई है, ये नाम नहीं मिलेगा आपको। अच्छा मैम, वो सनशाइन वाला ही ट्राई करें फिर, लेकिन न्यू सनशाइन, ओम, ऐसे सब ऐड करने नहीं, पहले नहीं कर सकते ना, बाद में करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ना नाम के आगे डॉट कॉम लगा देते हैं, सनशाइन डॉट कॉम लिमिटेड आगे लगाओ, या कुछ एडिशन पीछे कर दो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा डॉट कॉम नहीं मिलेगा, ठीक है, डॉट जीओवी नहीं मिलने वाले, तो डॉट कॉम, डॉट जीओवी, डॉट ईडीयू, डॉट ओआरजी, डॉट आईएन, ये सब लगाने से आपका वो नाम चेंज नहीं हो जाने वाला है, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। ये तो नहीं मिलेगा आपको, ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा एक कंपनी है, उसका नाम है ए लिमिटेड। ये कंपनी क्या काम करती है तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ए लिमिटेड है क्या? प्रमोटर के नाम है अमर अकबर एंथनी, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया ए लिमिटेड। नहीं मिलेगा। कंपनीज एक्ट बोलता है द नेम शुड रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब ये क्या काम करती है हमको तो इनके नाम से पता ही नहीं लगेगा, तो फिर ये नाम नहीं मिलेगा। अच्छा ये जो सनशाइन है ना, ये नाम मुझे बहुत पसंद है, तो सनशाइन लिमिटेड कर देती हूँ उसमें। आप बताओ क्या बिजनेस करती है? अगर सपोज ये प्रोविजन नहीं होता एक्ट में कि नहीं द नेम शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, अगर ये प्रोविजन नहीं होता, बताओ तो आपको क्या लगता है अगर मेरी कंपनी का नाम सनशाइन लिमिटेड है तो वो क्या काम करती हो? मैम सनशाइन लिमिटेड मतलब आप कुछ सोलार पैनल में करते होगे, लाइक सन से रिलेटेड होगा, या मे बी आप सनफ्लावर में डील करते हो, सनफ्लावर ऑयल बनाते हो, या फिर सोलार पैनल्स बनाते हो, या सोलार कुकवेयर कुछ बनाते रहोगे आप, सनशाइन नाम है तो। नहीं, एक्चुअली हम फ्रोजन फूड इंडस्ट्री में हैं। ये जो सनशाइन लिमिटेड है ये फ्रोजन फूड का काम करती है। अब नाम पढ़ के कहीं पे भी आपको पता लगा कि वो क्या काम करती है? नहीं ना। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने रूल बनाया कि नहीं, आपका जो नाम है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मेरी कंपनी का नाम क्या है? थ्योरी मास्टर्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। अब पहले हमने सोचा था थ्योरी मास्टर्स लिखेंगे, क्योंकि मैं और मेरा जो कॉलीग है हम दोनों थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमने ही कंपनी स्टार्ट की थी। तो थ्योरी मास्टर्स मतलब मास्टर ऑफ थ्योरी, ऐसे कुछ थ्योरी मास्टर्स रखते हैं। फिर मुझे तो पता था क्योंकि मैं लॉ सिखा रही हूँ, तो मुझे ये आइडिया था नहीं थ्योरी मास्टर्स मतलब ये क्या काम कर रही है, समझ में नहीं आता। तो मैंने बोला नहीं लर्निंग डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो थ्योरी मास्टर्स फिर हमने लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज दिस शोज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जब आप नेम की एप्लीकेशन करने जाते हो तो भी तो आपको भरना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपको बताया था मेरे साथ क्या हुआ था तभी। यस, नेम और उसमें सब गड़बड़ हो गई थी।
नाम तो मिल गया, लेकिन मैंने उधर ऑब्जेक्ट में जो लिखा था मुझे याद ही नहीं था। याद है वो स्टोरी? तो द नेम शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ये नाम भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। मेरी जो कंपनी का नाम है ना, वो है इंडिया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अरे नाम तो बहुत पावरफुल है, बहुत सही नाम है ये तो। एक काम करते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, भारत इस्पात उद्योग लिमिटेड। इस नाम से अप्लाई करते हैं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ इसी की ट्रांसलेशन है, ये नाम नहीं मिलेगा आपको। देखा आपने, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड्स है ना, इट रिजेंबल्स द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ये नाम नहीं मिलेगा। फेयर एक्ट में से आप जब पढ़ोगे तो आपको ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे रूल्स में। ये देखो, तो ये रूल 8 है, उसमें क्या लिखा है कि ये सब सेम है, सिर्फ प्लूरल या सिंगुलर करने से नाम चेंज नहीं हो जाता। जैसे ग्रीन जो है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इट इज द सेम एज ग्रीन्स टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज। सिंगुलर का प्लूरल करने से कोई न्यू नाम नहीं बन जाता। प्रताप टेक्नोलॉजी इज द सेम एज प्रताप्स टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजीज। हाँ, लेकिन एसएम कंप्यूटर्स इज नॉट द सेम एज एसएमएस कंप्यूटर। यहां पर एस लगाना प्लूरल नहीं है, तो एसएम कंप्यूटर्स, एसएमएस कंप्यूटर, ये दोनों अलग होंगे। ये नाम मुझे मिल जाएगा। एबीसी, मैम ये नाम तो अच्छा है, मुझे यही नाम चाहिए, तो A.B.C नहीं, नहीं मिलेगा। अच्छा, स्पेस डाल दी मैंने तो भी नहीं मिलेगा, ये नाम नहीं मिलेंगे आपको। टीम वर्क, नाम तो बहुत अच्छा है, तो टीम@वर्क कर देते हैं, नहीं मिलेगा ये नाम। टीम डैश वर्क, ये नाम भी नहीं मिलेगा। अच्छा, टेंस चेंज कर दिया, असेंड का असेंडेड कर दिया, सेम है, सिर्फ पास्ट टेंस है ये। स्पीक इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश कर दिया, ये नाम भी नहीं मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश। स्पीक का आपने सिर्फ टेंस चेंज कर दिया, है तो सिमिलर। केम टेक, उसको मैंने केम TECH को TEC कर दिया, TEK कर दिया, सिर्फ फोनेटिक स्मेल्स, फोनेटिक मतलब साउंड, उसकी वजह से नाम चेंज नहीं हो गया है। BK, इट इज द सेम एज BK लिमिटेड या BK। जैसे मैंने बोला था ना, JK का मैंने क्या लिख दिया था, JK। फोनेटिक्स है ना, साउंड पे, सेम नहीं है ये, सेम है ये, अलग नाम नहीं है। अच्छा, ये नाम तो बहुत पसंद है मुझे, आगे .com, तो .com, .net, .edu, .org, ये सब लिखने से नाम चेंज नहीं हो जाएगा, ये नाम नहीं मिलेंगे आपको। क्या, रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, नाम तो बहुत अच्छा है, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स, नहीं मिलेगा। रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इज नॉट द सेम एज रवि शंकर, ये अलग है, ठीक है, ये मिल जाएगा। अच्छा, आर्टिकल्स डाल दिए मैंने, जैसे ए एन द, तो कंजीनियल टूर्स इज सेम एज ए कंजीनियल टूर्स, तो ए एन और द, ये आर्टिकल्स है ना, ये डालने से नाम बच्चे कुछ नया हो नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन ईशा इंडस्ट्रीज इज नॉट द सेम एज अनीशा, तो इसके आगे AN डाल दिया, AN के ANISHA, ये अनीशा अलग है, ये ईशा है, ये अनीशा है, ये दोनों अलग है। अच्छा, कलर का COLOR का COLOUR कर दिया, सेम ही है वो। डिस्क का डिस्क कर दिया, हाँ, डिस्को अलग होगा, लेकिन डिस्को अलग है। नेशनल इलेक्ट्रिक, इसका बस ट्रांसलेशन कर दिया, नहीं मिलेगा। कुछ ऐड कर दिया, जैसे सैल्वेज टेक्नोलॉजी, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सैल्वेज टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये दिल्ली वर्ड ऐड कर दिया मैंने, ये नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मैम अगर उसके नाम में ऑलरेडी प्लेस थी, मैं तो रांची में नहीं हूं, मैं तो चेन्नई में हूं, तो मैंने यहाँ पे रेट्रो सेम रखा, लेकिन रांची के चेन्नई कर दिया, तो लॉ बोलता है आपने कुछ ऐड नहीं किया है, बस आपने अपने जगह का नाम लिखा है वहां पे, ये सेम नहीं है, ये नाम मिल जाएगा आपको। थंडर सर्विसेज इज सेम एज थंडर 11, स्टाइल गारमेंट 11 इज सेम एज स्टाइल गारमेंट, या 12 कर दिया। अच्छा, 111
is not the same as one power equipment, या if 111 is a brand, अगर 111 brand है तो one power ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। रूल 8A क्या बोलता है? आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब इट शुड नॉट, पहली बात तो इट शुड नॉट बी प्रिवेंटेड अंडर प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है, ये प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने मोची लिख दिया या फिर प्लम्बर लिख दिया या मैंने नेपाली, ऐसे वो पर्टिकुलर रीजन या उसके लोगों की उसका मजाक नहीं उड़ाना है, या फिर किसी की सोशल पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने मेरी कंपनी का नाम रख दिया बॉम्ब इंडिया लिमिटेड, गलत हो जाएगा। किल किल इंडिया लिमिटेड, ये नाम नहीं मिलेगा, ये ऑफेंसिव है। आपका नाम किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिजेंबल नहीं करना चाहिए। नाउ टप्परवेयर, ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ये कंपनी प्लास्टिक की बॉटल्स टिफिन्स बनाती है, नाम बहुत पसंद है मुझे, मैंने लिख दिया टप्परवेयर, नहीं मिलेगा ये नाम, इट इज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ना तो वो प्रोहिबिट होना चाहिए अंडर द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है, ना तो वो किसी ट्रेडमार्क को रिजेंबल करना चाहिए, ना किसी कुछ ऑफेंसिव होना चाहिए एक्सेप्ट। अगर आपके नाम में वर्ड्स हैं लाइक इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, अगर ये सारे वर्ड्स आपके नाम में हैं तो एक डिक्लेरेशन दो, ठीक है। आप कंपनी एक डिक्लेरेशन दो कि मेरे नाम में इंश्योरेंस है, लेकिन मुझे जो IRDA की प्रोविजंस है ना वो मैंने सारी कंप्लाई की है। तो इंश्योरेंस को कौन गवर्न करता है? IRDA, बैंक को RBI। तो जो कंपनी अपने नाम में ये वर्ड्स यूज कर रही है उसे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, दैट कंपनी विल हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज एक्ट्स हैव बीन कंप्लाइड। तो वो नाम कैसे लिखना है, ऐसा जो भी उनके रूल्स थे वो हमने कंप्लाई किए हैं, नेम जब हमने बनाया था। रूल 8B क्या बोलता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अगर यूज करना है तो प्रीवियस अप्रूवल, मतलब पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो, फिर हम तुम्हें वो वर्ड यूज करने देंगे। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, ये वर्ड्स अगर यूज करने हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले ही परमिशन लेना है। तो जब मैं नेम एप्लीकेशन करने जाऊंगी तो मैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो भी अटैच करूंगी अगर मेरे कंपनी के नाम में ये वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी आपको लिखना है तो ये लिख लो। डन, ये भी एक एग्जाम। ओके, अब मैंने एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा था ना वो सब कुछ कवर कर ही लिया है कि योर नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल, इट शुड नॉट रिजेंबल द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ये रूल 8 में दिया है। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी को ऑफेंसिव हो, अनडिजायरेबल हो, रूल 8A में दिया हुआ है। रूल 8A ये भी बात करता है कि अगर आपके नाम में इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल ऐसे वर्ड्स हैं तो आप एक डिक्लेरेशन दो कि आपने इंश्योरेंस का जो IRDA है, RBI, इनके प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं। रूल 8B क्या बोलता है कि अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहे हो, बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग एक्सेट्रा, तो आपको प्रीवियस अप्रूवल लगेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अपने नाम में कोई भी ऐसा वर्ड या पिक्चर नहीं दे सकते विच शोज दैट देर इज सम कनेक्शन, some patronage with either central, state government, local authority, corporation, incorporated or constituted under the government। अगर मैंने गांधी जी का चश्मा अपने कंपनी के नाम में डाल दिया
तो लगेगा अरे ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कुछ तो गवर्नमेंट की कंपनी होगी। अगर मैंने नेशनल फ्लैग है, ठीक है, वो लगा दिया तो ऐसा लगेगा ना ये तो गवर्नमेंट का ही है ना? तो आपके नाम में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऐसी इंडिकेशन दे। हाँ, अगर है तो अगर आपको डालना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है या फिर मेड इन इंडिया में अगर आपको ये डालना है, तो फिर आपको प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, करना है तो आपको प्रीवियस अप्रूवल लगेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक प्रोविजन यहां पर रहेगा, तो देख लो आपने सब हाईलाइट कर लिया ना प्रॉपरली। एक चीज यहां पर रह गई थी कि आपका जो नाम है उसमें आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, ये मैंने बताया था। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कंपनी थी दैट वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, तो आपकी कंपनी का नाम था XYZ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो या तो आप अपने नाम से ये सब हटा ही दो, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अभी ट्रेडिंग भी ऐड कर दो, बिकॉज योर नेम शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी हैज चेंज द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आपने बदली कर दिया मैन्युफैक्चरिंग से अभी आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, देन द न्यू नेम शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। और ये जो चेंज है वो आपको 6 मंथ्स में करना है फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ नेम चेंज। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है 6 मंथ्स के अंदर अंदर, आपको अपना नाम भी चेंज करना है एंड दैट न्यू नेम शुड रिफ्लेक्ट द न्यू ऑब्जेक्ट्स। इसको प्लीज हाईलाइट कर दो, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। इस पे शायद केस बेस भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी वेटेज वाला क्वेश्चन है। लेकिन ये जो 6 मंथ्स है ना, कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है टू रिफ्लेक्ट द न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। इस पे शायद आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको प्लीज हाईलाइट कर लो। बाकी सब तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस few provisions relating to cancellation of the name। मैम कैंसिलेशन ये क्या हो गया? अब आपको याद है हमने पढ़ा था कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो 2 फॉर्म्स बनने पड़ते, तो बहुत सारे फॉर्म्स है। जो स्पाइस प्लस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, याद है आपको? वो क्या पढ़ा था हमने? हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है तो स्पाइस प्लस भरना पड़ता है, ये स्पाइस प्लस। अब इसमें दो दो पार्ट्स हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A जो है वो नेम रिजर्वेशन के लिए है, तो अगर आपको नया नाम चाहिए तो वो भरना है। पार्ट B जो है वो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो स्पाइस प्लस जो है उसके 2 पार्ट्स है, पार्ट A एंड पार्ट B। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने सबसे पहले पार्ट A भरा, ठीक है, सो यू फिल्ड पार्ट A, आप वेट कर रहे हो कि नाम आ जाए फिर मैं पार्ट B भरूं, ठीक है। आपने पार्ट A भरा, आपने नेम एप्लीकेशन कर ली, फिर आपने वेट किया, ओके। वेट करने के बाद देन यू फिल्ड पार्ट B जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन 1 कि मैंने पहले नेम की एप्लीकेशन की और जब मुझे नाम मिल गया फिर मैंने पार्ट B भरा और इनकॉर्पोरेशन भर दी। अभी ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है कि आपने पार्ट A और पार्ट B साथ में भरा। इसको ना मैं फिल्ड के बदले में ना फाइल्ड लिख देती हूँ, मतलब फाइलिंग कर दिया आपने। फिल करके भी फाइल तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये मैंने साथ में भरा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्ट A और पार्ट B
आपने साथ में भर दिया। ये चीज याद रखना कि या तो आप पहले पार्ट ए भरो फिर रुको, नाम मिलेगा तो फिर आप भरो इनकॉर्पोरेशन, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने दोनों साथ में भरा। इसको ध्यान में रखते हुए हम कैंसिलेशन के प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन 1 में क्या हुआ, मुझे नाम तो मिल गया, ठीक है, नाम मिल गया मुझे, लेकिन अब तक इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं है। और आरओसी को समझ में आ गया, यार ये लोग ने तो गलत इंफॉर्मेशन देके नाम की एप्लीकेशन करी थी। आपने अपने नाम में सांवरिया ऐसे वर्ड लिखा था और ये बोला था ये तो मेरा ट्रेडमार्क है, बाद में पता चला कि आपका ट्रेडमार्क ही नहीं है। तो पार्ट ए तो भर दिया, नाम तो मिल गया, ठीक है, नाम मिल गया, नेम अलॉटेड। फिर आरओसी को रियलाइज हुआ, आरओसी रियलाइज्ड कि अरे यार इसने तो नेम के लिए रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ तो झूठ बोल के इसने ये नाम लिया है। तो क्या वो आपका फॉर्म पार्ट बी जो स्पाइस प्लस पार्ट बी वो भरने देगा? नहीं, ये केस में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ही नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही पकड़े गए। हमने पार्ट ए भर के नाम तो ले लिया, फिर आरओसी को याद रियलाइज हुआ अरे ये तो गलत इंफॉर्मेशन लेके इससे नाम ले लिया है, उसने भी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं की। तो ये केस में कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई और हम पकड़े गए। तो लॉ क्या बोलता है? कैंसल करो, नाम कैंसल करो इनका। ये देखो मैंने नोट बनाया है आपके लिए, आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम, मतलब नाम तो रिजर्व हो गया भाई, पार्ट ए भर के नाम तो मिल गया मुझे। आरओसी फाउंड दैट द नेम वाज अप्लाइड बाय फर्निशिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, नाम उसने दे दिया, फिर उसको रियलाइज हुआ यार ये तो गड़बड़ है। कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो रिजर्व नेम को कैंसिल कर दिया जाएगा, और जिसने ये नेम की एप्लीकेशन की थी उसको मैक्सिमम पेनल्टी लग जाएगी ऑफ 1,00,000 रुपीज। क्लियर है? अब ऑप्शन 2 में क्या था, दोनों साथ में भरे हमने, तो इसका मतलब है आरओसी ने नाम दिया और फिर क्योंकि आपने पार्ट बी भी भर दिया था तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। ठीक है, तो ये केस में कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। बाद में आरओसी को पता चला अरे ये क्या हो गया, तो ये केस में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। फिर आरओसी को रियलाइज हुआ कि भैया ये तो नाम रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके इसने नेम लिया था। ओहो, अब क्या करें? ये देखो, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई, आरओसी बोलेगा कंपनी क्यों किया तूने ऐसा, सावरिया नाम को तेरा था नहीं, क्यों लिया? द आरओसी विल गिव द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बोल क्यों लिया ये नाम तूने? फिर आरओसी बोलेगा ठीक है, जेन्युइन गलती लग रही है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर, 3 महीने में नाम चेंज कर। ठीक है, तो आरओसी बोलेगा कि तू नाम चेंज कर विद इन 3 months ऑफ ऑर्डिनरी बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 3 महीने में नाम चेंज कर, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास करनी है तेरे को। लेकिन अगर कंपनी मान ही नहीं रही है, हम बोलेंगे ठीक है तूने गलत इंफॉर्मेशन दी है और तेरा रीजन भी मेरे को नहीं जम रहा है, या तो देखो हम स्ट्राइक ऑफ करा देंगे या वाइंडिंग अप कर देंगे। मैंने इसका डिफरेंस बताया था आपको कि अगर कंपनी की लाइबिलिटीज कम है या तो फिर है ही नहीं तो स्ट्राइक ऑफ कर दो, वो इजी है। लेकिन अगर लाइबिलिटीज हैं या फिर ट्रांजेक्शन हुए तो फिर वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो मान नहीं रहे हो तो ठीक है, वाइंडिंग अप करा देंगे फिर। तो ये है सारा प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ नेम, ये लिख लो, पहले वो लिखना है आपको। ठीक है, वो ये देखो ये लिखाया था मैंने, ये हो गया ना लिख के। अच्छा अभी ये लिख लो, ये नोट है, ये आपको पता फटाफट रिवीजन में काम आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो ये प्रोविजंस हम देख लेते हैं यहाँ पर।
कैंसिलेशन ऑफ नेम एक्चुअली मैंने पूरा ही कवर कर लिया है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो नाम कैंसिल करके पेनल्टी लगा दो मैक्सिमम 1 लाख। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और हमें पता चल गया भाई गड़बड़ कर दी तुमने, तो फिर या तो नाम चेंज कर दो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 3 महीने में नाम चेंज कर लो, या फिर तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ करा देंगे। ठीक है, तो ये थे नेम से रिलेटेड प्रोविजंस। आज हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम इज एंड आर्टिकल्स दे आर द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम में लिखा होता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पावर। आर्टिकल्स दे स्पेसिफाई द रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस। In case the company enters into a contract which is beyond the powers given in the memorandum, it is ultra vires, it is void, the company is not liable. Members, directors, officers, they are personally liable, corporate veil is lifted. ये जो documents है, they are public documents. They are open for inspection on payment of prescribed fees. Therefore, anyone who's dealing with a company is presumed to have knowledge of whatever is written in the memorandum and articles. This presumed knowledge is known as the doctrine of constructive notice. Okay? ये पढ़ा था हमने, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के दो पर्पस होते हैं, एक है रिस्क ओरिएंटेड और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेम क्लॉज से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपके नाम के आगे आएगा प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड आएगा। सेक्शन 8 कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी को ये सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, बट दे शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92। ओपीसी को अपने नाम में ओपीसी लिखना जरूरी है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, लेकिन नाम में ओपीसी आना जरूरी है। आपका जो नाम है, इट मस्ट नॉट रिजेंबल or too nearly resemble the name of an existing company. It should not be undesirable. मतलब it should not be prohibited under the Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950. It should not include the trademark which is already registered with someone else. It should not include words which are offensive to the public, जैसे किसी के religious, social sentiments, political sentiments hurt नहीं करने आपको। कुछ वर्ड्स जैसे इंश्योरेंस है, बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, वेंचर कैपिटल है, अगर ये वर्ड्स आपको आपके नाम में लिखने हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैंने इन अथॉरिटीज की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो की हैं, कंप्लाई की हैं। देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनको यूज करने से पहले यू हैव टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दीज वर्ड्स रिक्वायर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ लिया कैंसिलेशन ऑफ नेम के बारे में। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है और आरओसी को पता चल गया कि आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके नेम की एप्लीकेशन करी थी, तो आपका नाम हम कैंसिल कर देंगे और पेनल्टी लगा देंगे उस पर्सन जिसने एप्लीकेशन की थी, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख। अगर हमको पता चला कि आपने नेम की एप्लीकेशन करी थी गलत इंफॉर्मेशन देके, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो सबसे पहले तो हम कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देंगे टू बी हर्ट। फिर बोलेंगे कि देखो 3 महीने के अंदर अंदर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपना नाम चेंज कर लो, या फिर हम उस कंपनी का नाम अपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से या तो स्ट्राइक ऑफ कर देंगे या कंपनी को वाइंड अप करा देंगे। ये आपको एज इट इज लर्न करना है, तो आप इसको सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे इन द एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एक आपका होमवर्क है। आपका सेशन मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप उठोगे नहीं, आप अभी बैठोगे और जो चार्ट्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो आप लर्न करके अपने नोटबुक में लिखोगे, और फिर जो मैंने नेम क्लॉज पढ़ाया था आपको उसे बैठ के लर्न करोगे। विल यू डू दैट होमवर्क फॉर मी? यस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले ये सब रिवाइज करेंगे और सारे जो बाकी के कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम है उसको कंप्लीट करेंगे। सो आई विल सी यू देयर।